सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर उपस्थित हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में सेवा देने से पूर्व में आपने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आबकारी से इंस्पेक्टर के रूप में चयनित होकर सेवाएं भी दी हैं। तत्पश्चात नायब तहसीलदार पद को भी सुपुर्द किया है। आप अक्टूबर 2012 से दिसंबर 2017 तक कुशीनगर के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में नागरिक शास्त्र में विषय में डॉक्टर पद की को भी शोभित कर चुके हैं। आपके विविध क्षेत्रों में दिए गए योगदान से हम सभी प्रभावित हैं। आपको अपने बीच पाकर महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित हर्षातिरेक का अनुभव कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका पाठ्य प्राप्त होगा। सर, आपका अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। इसी क्रम में हमारे बीच कार्यक्रम के प्रथम तकनीकी सत्र अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इंद्रेश कुमार पांडे, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर उपस्थित हैं। आपने 3 विषयों से क्रमशः राजनीति विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र से यूजीसी नेट की उपाधि प्राप्त की है और राजनीति विज्ञान विषय से यूसेट की उपाधि भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत आपने लगभग 13 पत्रों का वाचन किया है और सहभाग किया है। आपके लगभग 3 शोध पत्र, लेख प्रकाशन का भी प्रकाशन हो चुका है। साथ ही आप द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। विविध संस्थाओं में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। ICW नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित भारतीय विदेश नीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक रहे हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा में सहायक केंद्र अधीक्षक का कर्तव्य निभाया। साथ ही DLET में NEP 2020 पर आयोजित वेबिनार में संसाधन में सहयोग किया। आप जैसे मूर्धन्य विद्वान को पाकर हमारा महाविद्यालय परिवार आह्लादित और प्रफुल्लित है। आपका हार्दिक स्वागत और वंदन, अभिनंदन है। आगे की कड़ी में इस संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र के सह अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय नई दिल्ली उपस्थित हैं। विदेश नीति, व्यापार संबंध, सुरक्षा सहयोग, वैश्विक राजनीति, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत संबंध आपके रुचिकर विषयों में से रहे हैं। आपने कितने ही राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्मेलनों में आयोजन समिति के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई है। आप भारत अफ्रीका ज्ञान मंच दिल्ली, ट्रांसफॉर्मिंग अफ्रीका, संभावित और चुनौतियां विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में आयोजन समिति के सदस्य रह चुके हैं। आपने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के अतिथि संकाय में सहायक आचार्य के रूप में कार्य किया है। आप पूर्व में अकादमिक परामर्शदाता दिल्ली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, राजनीति विज्ञान केंद्र जाकिर हुसैन कॉलेज और शिवाजी नगर में भी सेवाएं दे चुके हैं। आपके लगभग 9 पत्र लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 10 दिवसीय अनुसंधान पद्धति कार्यशाला में भी सक्रिय सहभागिता निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्मेलन में आप द्वारा लगभग 8 शोध पत्रों का वाचन कर सहभाग किया गया है, सहयोग किया गया है। आपकी विशेषता हम सबके लिए पाठ्य प्रदान करेगी। आपको भी अपने बीच पाकर महाविद्यालय परिवार आनंदित है। मैं आपका भी अभिनंदन, वंदन करती हूँ। अब मैं इस संगोष्ठी के प्रतिवेदक की भूमिका में उपस्थित डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय सर से सादर आग्रह करूंगी कि क्रमशः मंत्रस्थ अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें भेंट कर उन्हें सम्मानित करें।
अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करने और अपना पाठ्य प्रदान करने हेतु विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र मिश्र को आमंत्रित करती हूँ कि हमारा ज्ञानवर्धन करें। आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। भारतीय वैश्विक परिषद और राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल भूषण गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 के बाद से अब तक विषय पर आयोजित सेमिनार के प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री इंद्रेश कुमार जी, सहायक आचार्य दिव्यनाथ पीजी कॉलेज, सह-अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, सहायक आचार्य मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय नई दिल्ली, कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही डॉक्टर सुधा शुक्ल जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, मंचा सिंह डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय जी, अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, सभागार में उपस्थित विद्वान आचार्यगण, प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी, राजनीति विज्ञान विभाग के सभी आचार्यों, महाविद्यालय के सभी अन्य विभागों के आचार्यों को इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित सेमिनार के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि विदेश नीति जैसा तक जो विषय है वह बौद्धिक अकादमिक विषयों का है, बहुत इस पर सेमिनार आयोजन नहीं हमको नज़र आता है। लेकिन आपने 2019 के बाद से अब तक यानी कुल 5 वर्षों का जो ये कालखंड चुना है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं उसी पर मुझे अपनी बातें रखनी है। और एक बहुत साहसी कदम है कि 5 वर्षों का विदेश नीति के संदर्भ में 5 वर्षों का कार्यकाल बहुत कम ही होता है, फिर भी आपने यह विषय रखा, इसके लिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। इसमें ज़्यादातर छात्र छात्राएँ ही हमको बैठे नजर आ रहे हैं। बात है विदेश नीति, ऐसा लग रहा है बड़ा भारी भरकम शब्द है। विदेश नीति कोई देश नहीं, वास्तव में वो व्यक्ति ही संचालित करती है। जो आप अपने दैनिक जीवन में जिस प्रकार की नीतियों का प्रयोग अपने मित्रों, अपने घर परिवार, अन्य लोगों के साथ अपनाते हैं, उसी तरह की नीतियाँ राष्ट्र भी अपनाते। उसमें कहीं कोई अंतर नहीं, बस शब्दावली का अंतर हो जाता है। क्योंकि विदेश नीति का संचालन करने वाले भी व्यक्ति होते हैं और आप में से भी बहुत से लोग हो सकता है उस तरह के पद पर पहुँचे जो विदेश नीति का कुशल संचालन करें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई जटिल भारी भरकम चीज़ें नहीं है। बदलते आयाम का मतलब यह समझना है हमको कि कब हमारा मूड कैसा हुआ, कैसी परिस्थितियाँ होंगी, किस समय कालखंड में किस तरह की बातें हमारे दिमाग में आ रही और कैसा संबंध हम संचालित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य लेके जब हम चलेंगे तभी बातों को हम समझ भी पाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर शीत युद्ध का जो छाया हुआ, उस परिस्थिति में नेहरू जी ने एक आदर्शवादी नीति अपनाई जिसको गुटनिरपेक्षता की नीति है। न तो हम इस गुट में रहेंगे न उस गुट में रहेंगे, हम स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे। अपना भी अहित हो जाए लेकिन दूसरों का हित पूरा हो जाए, इस तरह की नीतियाँ थी। क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से उभरे हुए लोग थे, उनके मन में एक आदर्शवादी धारणा पूरे विश्व के वसुधैव कुटुंबकम वाली बात थी। आज भी सत्य है वह बात। लेकिन वर्तमान जो 21वीं सदी आई, शीत युद्ध का पतन होता है, नई वैश्वीकरण की धारणा, आर्थिक नीति का उदय होता है, 2019 के बाद से, कोरोना काल के बाद से नई चीज़ें बदली। इस परिदृश्य में आदर्शवादी नीति जिस स्तर पर हमको ले जानी चाहिए थी वह नहीं पहुंची। वर्तमान सरकार उन कमियों को समझ के पूरी तरह व्यवहारिक इस समय हो गई। आदर्शवाद का वो जो तंका था हमारे ऊपर लगा हुआ, वह पूरी तरह छोड़ दिया गया और गुटनिरपेक्षता की नीति जो 90 के बाद से उस पर आरोप लग रहा था कि अप्रासंगिक हो गई है, उसको त्यागते हुए एक व्यवहारिक विदेश नीति का पालन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन में शुरू हुआ। आज हम नहीं देखते कि कौन किस गुट का है, पूंजीवाद है कि साम्यवाद है कि क्या है। अगर हमारा हित सद रहा हो
तो हम उससे संबंध बनाने को तैयार रहते हैं, भले ही वो आर्थिक किस तरह की नीतियों का पालन, हमारा हित सधना चाहिए। अब स्वहित ज़्यादा प्रमुख हो गए। तो पहला तो बदलाव यह हुआ आयाम में कि हमने आदर्शवाद की जगह यथार्थवाद की नीति को अपनाया, तो राष्ट्रीय हितों पर ज़्यादा बल देता है। दूसरा जो बदलाव आया 1990 तक का दशक था तो शक्ति केंद्रित राजनीति चल रही है। 90 के बाद से देखेंगे तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया पूरे विश्व में। अर्थ की प्रधानता हो, भारत ने भी उस मुद्दे को बनाया। 90 के बाद भारत में भी उदारीकरण की नीतियाँ लागू हुई, लेकिन उतना सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमारे ऊपर भी वो छाया नजर आ रही थी। लेकिन 2014 और 19 आते आते जो एक कालखंड बदला, उसमें पूरी तरह हमने उस चीज़ों को त्याग दिया और हमने विकास केंद्रित राजनीति पूरे विदेश नीति में अपने को स्थापित किया, उन चीज पे ध्यान दिया। शक्ति के साथ साथ हम आर्थिक तत्वों पर भी ध्यान देने लगे और दोनों को सम्मिलित करके हमने एक नया आयाम स्थापित किया। तीसरा जो आयाम था, भारत पर एक दबाव हमेशा से नैतिक रूप से डाला जाता रहा है, आपको विश्व गुरु की भूमिका वाले देश रहे हैं। ये खुद ही हम ही लोगों ने आरोपित कर दिया है एक प्रकार से, और विश्व गुरु की जब भूमिका आ जाती है तो उसमें सॉफ्ट पावर का प्रभुत्व बढ़ गया। सॉफ्ट पावर का मतलब ये हुआ कि हम किसी अन्य देश को प्रभावित कर रहे हैं तो अपने धर्म के, अपने अध्यात्म से, संस्कृति से, इन सब तत्वों को ध्यान में रख के हम उसको प्रभावित कर रहे हैं। हमने कभी भी दबाव डालकर किसी से अपनी बातें मनवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्तमान भारत यह साबित करता है, अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, अगर हमारी जरूरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर रहा है, तो हम बाँह मरोड़ने तक भी जा सकते हैं। यानी अब हम सॉफ्ट पावर की जगह हार्ड पावर का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका उदाहरण आपको बहुत 2019 से शुरू हो रहा था। 2019 में वो चीन वाली घटना, गलवान घाटी वगैरह की घटना आपको याद होगी, वो उस समय से शुरू हुई जब हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसको पीछे हटाया। तीसरा बदलाव हम देख रहे हैं, चौथा बदलाव एक प्रकार से कर सकते हैं, तत्काल पड़ोस की जगह विस्तारित पड़ोस की नीति। तत्काल पड़ोस का मतलब ये हुआ जो हमारे अगल बगल के देश जैसे दक्षिण एशिया। भारत की विदेश नीति का यह तत्व रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों को फर्स्ट रखें, नेवर फर्स्ट की नीति पर हम चलते हैं। लेकिन 2019 के बाद से हमने इस अवधारणा को और विस्तारित किया और एक्सटेंडेड नेबर की पॉलिसी पर हम चले। यानी अब हमारे पड़ोसी केवल हमारे अगल बगल सीमा से संलग्न देश नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल में जो हमारा प्रभाव था वहाँ तक हम अपने को साबित करेंगे कि हमारा वह क्षेत्र। जैसे विस्तारित पड़ोस का मतलब ये हुआ कि आप अगर मैप को ध्यान से देखें तो ईरान की खाड़ी होर्मुज जल संधि से देखिए, और इधर दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि पर, दक्षिण चीन सागर में, यह सब पूरा हमारे कभी प्रभाव क्षेत्र में हुआ है। कह रहा था कि पूरा जो विस्तारित पड़ोस हम एक अवधारणा लाएंगे इस समय, उसका मतलब यह हो रहा है कि आप स्वेज नहर से शुरू करें। स्वेज नहर से आगमन होता था ब्रिटिश का, और पूरा व्यापार दक्षिण चीन सागर कैंटन होते हुए जापान तक यह व्यापार होता था, और वह पूरे ब्रिटिश प्रभाव के अधीन हुआ करता था। आज हम अपनी विदेश नीति में इस अवधारणा को लागू करना चाह रहे हैं कि हमारा प्रभाव उन क्षेत्रों तक होगा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन प्रभावित क्षेत्र हैं। इसी में एक अवधारणा और आती है इंडियन पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं, और आज इस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है यह रीजन। क्योंकि आप अगर आसियान की भौगोलिक परिस्थितियां देख रहे हो,
जापान की भौगोलिक परिस्थिति, ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक परिस्थिति देख रहे हो, तो शक्ति का संकेंद्रीकरण, जो कभी अटलांटिक महासागर का क्षेत्र हुआ करता था, आज वह दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र हुआ, क्योंकि व्यापारिक मार्गों का जो महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र है वह वहीं से होके गुजरता है। अगर हमको अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी हो, अगर हमको अपने व्यापार के मार्गों की सुरक्षा करनी हो, तो हमको इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य में कभी चीन ऐसा न करे कि हमको उस मार्ग से आने जाने से रोक दे। उसने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति अपनाई, हमको घेरने वाली नीति। वर्तमान जो 2019 के बाद से नीति चली, उसमें वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने ऐसा नीति अपनाने की कोशिश किया कि जो उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया हुआ है, एक एक पर्ल हम चुन लें और उनके पास केवल स्ट्रिंग बचे, इस तरह की स्थिति। आज हम आसियान के सभी देशों से सॉफ्ट पावर, यानी जो सांस्कृतिक संबंध हमारे बौद्ध धर्म से लेकर अन्य चीज़ों का हुआ करता था, योग से लेकर अध्यात्म तक, वो तो अपना ही रहे हैं। उस क्षेत्र में हम अपनी सैनिक उपस्थिति भी क्वाड के माध्यम से, जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, चतुष्कोणीय संवाद, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, उसके माध्यम से हम उस क्षेत्र में लगातार सैनिक आयोजन कर रहे हैं। इस तरह से हम अपनी स्थिति वहाँ पर मजबूत बनाएं। तो दक्षिण IPR क्षेत्र इस समय हमारे विदेश नीति का एक नया आयाम बना हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2021 में कथन आया था कि भारत दूसरों को समझने और दूसरे हमें समझे ऐसी नीति पर काम कर रहा है, लेकिन अगर इसे परखने की कोशिश की जाती है तो देश इसका कड़ा जवाब देगा। यानी अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं, अपनी हितों की प्राप्ति के लिए एक आक्रामक जो नीति होती है उस पर, रक्षात्मक नीति से हम शिफ्ट कर रहे हैं एक आक्रामक नीति पर। एक और बदलाव 90 के बाद से जब हम कह रहे हैं कि शीत युद्ध खत्म होता है, तो हमारा ध्यान गया लुक ईस्ट पर, यानी जो आसियान कंट्रीज वगैरह हैं, जो हमारे पूर्व की म्यांमार से लेकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ऐसे जो देश हैं वो हमसे थोड़ा सा दूर थे, क्योंकि वो अमेरिका के प्रभाव में थे, तो हम थोड़ा दूरी बनाए हुए थे। तो 92 में हमने लुक ईस्ट नीति लागू की, पूर्व की ओर देखो नीति, बस हल्का फुल्का संवाद। लेकिन वर्तमान सरकार ने लुक ईस्ट की जगह एक ईस्ट नीति, यानी अब हम उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य सभी तरह के साझेदारी पर बल दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण शिफ्ट हमारे आयाम है हमारी विदेश नीति का। और भारत ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सभी देशों के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक समझौते भी किए हैं। एक अगला आयाम जो हमारे है विदेश नीति का, जैसे हमारी पॉलिसी रहे कि हम हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें, लेकिन कोई भी देश तब तक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर पाएगा जब तक कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो। अगर आर्थिक रूप से हम निर्भर नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर नौ उपनिवेशवादी खतरा हमेशा बना रहेगा, हम दूसरों की विदेश नीतियों से संचालित हो जाएंगे। एक नई पहल शुरू हुई वर्तमान सरकार ने, एक ऐसी नीतियों को लागू किया ताकि हम हर तरह के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें। जैसे मेक इन इंडिया, एक एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ, जैसे मेक इन इंडिया, आज हम बड़े से बड़े आयुध, पनडुब्बी, इस तरह के हथियार, मिसाइल वगैरह को बनाने की अच्छी स्थिति में आ गए हैं, जिससे हमारी निर्भरता अन्य देशों पर न रहे। कभी क्रायोजेनिक इंजन हुआ करता था जो रूस से मिलने वाला था हमको, उसको अमेरिका के दबाव में रूस ने जो है रोक दिया। जैसे हम उसको लगता था कि हम हाइपरसोनिक मिसाइलें या इस तरह की दूरगामी मिसाइलें न बना सकें, लेकिन हमारे अंतरिक्ष उद्योग के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम खुद क्रायोजेनिक इंजन से विश्व के लगभग सभी तरह के तकनीकी यंत्रों को बनाने में सक्षम होते जा रहे हैं। तो एक नया शिक्षा है कि हम कैसे अपने को स्वतंत्र बनाएं, क्योंकि यह दौर शक्ति का नहीं, आर्थिक शक्ति का है, बल पावर नहीं, इकोनॉमिक पावर का हो गया है। तो अधिक से अधिक जब तक सक्षम नहीं होंगे हम स्वतंत्र विदेश नीति का अपना पालन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पारंपरिक मुद्दे तो हमेशा से रहे। विदेश नीति के तत्व जब आप पढ़ते होंगे तो ये हमेशा से होगा कि हमको अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है,
हमको विकास करना है, पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाना है। ये तो पारंपरिक मुद्दे होते हैं जो हमेशा किसी देश की विदेश नीति को होते हैं। लेकिन इसके अलावा गैर पारंपरिक मुद्दे भी उभर के सामने हैं। जैसे इस समय सबसे चर्चित मुद्दों में से है, गैर पारंपरिक मुद्दों में साइबर सुरक्षा। ऐसे ऐसे साइबर क्राइम है कि आपके पूरे मिनिस्ट्री के दस्तावेजों को उड़ा ले जाते हैं। एक प्रकार से हमारे वेबसाइटों को हैक कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम आज के दौर का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संकट, सीमा पार अवैध प्रवसन, ड्रग्स तस्करी, आर्थिक भगोड़े अपराध जैसे मुद्दों पर इस समय बल दिया जा रहा है। यानी हम पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के मुद्दों पर इस समय काम कर रहे हैं। इसके अलावा औपचारिक संगठन जैसे साल, आसियान, ये सब तो थे ही। इसके अलावा अनौपचारिक संगठन यानी कोई उसका विधिवत गठन नहीं हुआ होता, एक हमारी आपसी सामंजस्य होती है कि हम इस तरह काम करेंगे। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्वाड। कोई आप इसका मुख्यालय पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पूछा जाएगा क्वाड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोई नहीं बता पाएगा, कहीं उसका कोई मुख्यालय है ही नहीं। यह अनौपचारिक संगठन है। तो इस तरह के संगठनों पर भी हमारी विदेश नीति अब शिफ्ट हो रही है कि केवल औपचारिक संगठन न हो, अनौपचारिक रूप से हम आपस में संबंध बनाए। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, अभी देखा होगा कि कभी ब्रिटेनवासी हम पे राज करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय मूल का ही व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री बन गया। इसी सुना यहाँ तक की उम्मीद है कि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, वह अमेरिका की भी हो सकता है राष्ट्रपति बन जाए। यह कमाल हमारे इंडियन डायस्पोरा का, यह हमारी प्रतिभा है। लगभग 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व में फैले हुए हमारे लोग, और यह हमारे एक प्रकार से राजदूत हैं। आप विश्व के महत्वपूर्ण देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इसके अलावा कैरिबियन देशों मॉरिशस, सूरीनाम, गियाना, फिजी, इन सब देशों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि भारतीय मूल के लोग यहाँ सत्ता के प्रमुख केंद्र में स्थापित हैं। अमेरिका वगैरह में जिस तरह से इनकी पहुंच बढ़ी है, जाहिर सी बात है कि अमेरिका भारत को अब कभी नजरअंदाज कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इंडियन डायस्पोरा का जो एक विदेश नीति में आगमन हुआ है, वह एक महत्वपूर्ण हमारे लिए कदम है, क्योंकि यह भारत के आर्थिक विकास, सैन्य विकास सहित बहुत से क्षेत्रों में योगदान दे सकते हैं, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने के प्रमुख साधन हैं। तो ये तो एक आयाम था, शिफ्ट हुआ। अगर हम इसको 3 तरह के खातों में बांट के देखेंगे तो हमको पहले अपने निकटस्थ पड़ोसियों यानी तत्काल पड़ोसियों को देखना, फिर एक विस्तारित पड़ोसियों को देखना, और उसके बाद जो एक बृहत्तर पूरे विश्व का ढांचा है, यानी 3 तरह के ढांचों को ध्यान में रख के जब हम विदेश नीति का अध्ययन करेंगे, तब हम भारत की विदेश नीति के बदलते आयामों को समझ पाएंगे कि हमारा तत्काल या जो हमारे पड़ोसी हैं कैसा संबंध है। थोड़ा सा और विस्तार करेंगे हम तो पूरा खाड़ी से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया तक का कैसा संबंध है, और तीसरा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका वगैरह से हमारा किस तरह का संबंध है। इस पर हम वर्तमान में कुछ चीज़ करके मैं बातें बंद करूँगा, क्योंकि तत्काल कुछ ऐसी हमारे आस पड़ोस में घटनाएँ घटी हैं जो विदेश नीति के समक्ष एक नई चुनौतियाँ पैदा करें। हम अगर हमारे आस पड़ोस के देशों का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे हम विफल राष्ट्रों से घिरे हुए, यानी ऐसे राष्ट्र जहाँ डेमोक्रेसी एकदम नेस्तनाबूद होने की स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो। चाइना तो खुद ही बनने एक ही दल वाला है, तो खुद कम्युनिस्ट है। तो बगल अगल के सभी देश हमारे एक प्रकार से वो गैर लोकतांत्रिक है, और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से हम लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं इस पूरे रीजन में, इस पर भारतीय विदेश नीति को अभी सोचने की आवश्यकता है। और भी बहुत सी बातें हैं, समय कम है, फिर कभी बातें होंगी। मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मतलब संख्या आप लोगों की है, और जिस अनुशासन से आप बैठे हुए हैं उसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे कॉलेज में भी सेमिनार होते हैं तो वह अनुशासन में नहीं देख पाते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमको आमंत्रित किया और बड़े धैर्य के साथ सुना। आप सबको पुनः नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से हमारा महाविद्यालय परिवार सहित शोधार्थी और यहाँ आए सभी अतिथि शिक्षक और अन्य सभी लोग जिससे लाभान्वित हुए हैं, हमें पाठ्य प्रदान हुआ है, इसके लिए सर फिर से होना बार बार आपको धन्यवाद, साधुवाद। अब शोध पत्र वाचन का समय है, तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शोध पत्र वाचन करने के लिए मैं पहले बुलाऊं। उससे पहले कुछ कहना चाहूँगी कि समय कम है और समय का ध्यान रखते हुए सभी शोध वाचन करने वाले लोग इसका ध्यान रखेंगे, समय का ध्यान रखते हुए अपने शोध पत्रों का वाचन करेंगे। जिसमें मैं पहले नंबर पर श्री दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय टाडा, हाटा कुशीनगर से उपस्थित हैं, उनको मैं बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले इस मंच के तरफ से यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारतीय वैश्विक परिषद सप्रो हाउस नई दिल्ली एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप की जय कॉलेज जंगल दूसर गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र में मंचासीन सभी श्रद्धेय विद्युतगण, सभागार में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण एवं सभी शोधार्थी और छात्र छात्राएं। मेरा जो पेपर है जो इस पर हमको प्रेजेंट करना है वो राष्ट्र प्रथम की भारत की विदेश नीति, इस पर हम थोड़ी 2 मिनट में अपनी कुछ बात बताएंगे आप लोगों को। हम एक गतिशील विश्व में रह रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर ही हमारे विदेश नीति के सिद्धांत निर्मित किए गए थे। भारत की विदेश नीति सक्रिय, लचीली और व्यवहारिक होने के साथ साथ उभरती स्थितियों का त्वरित समायोजन करने वाली है। आज़ादी के उपरांत समय और परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर और बुनियादी सिद्धांतों से समझौता किए बिना हमारा विदेश नीति लचीली और सक्रिय रही है। भारतीय विदेश नीति विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम, गुटनिरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्वास इत्यादि मूल सिद्धांतों को केंद्र में लेकर हमेशा चली है। वैश्विक पटल पर चाहे सहयोग मिला हो या असहयोग, हम कभी मूल सिद्धांत से विरत नहीं हुए हैं। 1990 के उपरांत उदारीकरण और वैश्वीकरण के आरंभ में हमने आवश्यकता के अनुसार अपनी विदेश नीति में परिवर्तन भी किया है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं, परंतु नेशन फर्स्ट की मूल भावना सदैव हमारे अंदर विद्यमान थी, पहले भी आज भी रही है। नेशन फर्स्ट की का जो कॉन्सेप्ट है उससे तात्पर्य है कि जो हमारे आदर्श सिद्धांत हैं, जो निर्धारित किया गया है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय समझौते के द्वारा, उसमें राष्ट्र हित हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। यानी भारतीय विदेश नीति की दिशा और उसके क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन करती है। इस सिद्धांत का उद्गम भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उस पुरानी परंपराओं से हुआ है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए विश्व कल्याण का विचार करती है। राष्ट्र प्रथम की नीति वर्तमान समय में भारतीय विदेश नीति की मुख्य धारा में न केवल एक आदर्श रूप प्रस्तुत है बल्कि व्यवहारिक रणनीतियों में परिवर्तित हो रही है। इसको हम इसके आधार के रूप में हम शांति, सहयोग, गुटनिरपेक्षता, वैश्विक राजनीति में परिवर्तन, संतुलित एवं स्वायत्त विदेश नीति, इस नीति का मूल उद्देश्य के संपर्कों सुरक्षा आर्थिक हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे क्षेत्रीय विवाद हो, ऊर्जा हो, सुरक्षा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। भारत की प्राथमिकता अपने हितों को सुरक्षित रखना है। सुरक्षा और शांति के संदर्भ में भी हम इस नीति को देख सकते हैं। कश्मीर मुद्दा और सीमाएं सुरक्षा के संबंध में भी यह नीति महत्वपूर्ण रूप से आज हमारे बीच विद्यमान है। आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में राष्ट्रप्रथम की नीति की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। भारत व्यापारिक समझौतों और आर्थिक साझेदारियों में अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। यह हमारे नेशन फर्स्ट की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। इसी तरह ऊर्जा सुरक्षा, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, पेरिस समझौता जैसे जलवायु जो पैक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा नेशन फर्स्ट की नीति केंद्र में रही है।
बहुपक्षीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी भारत हमेशा सक्रिय भागीदारी किया है और राष्ट्रपति की नीति को बनाए रखा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, विश्व व्यापार संगठन हो, ब्रिक्स हो, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत अपने राष्ट्रीय हिस्सों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए हमेशा नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को साथ में रखा है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के मुद्दे पर भी ये बात लागू होती है, पड़ोस प्रथम की नीति पर भी ये बात लागू होती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद हमारी विदेश नीति हमेशा से एक पहले अप्रत्यक्ष रूप से नेशन फर्स्ट को लेकर चली है, तो आज के समय में निसंदेह इसको डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम नेशन फर्स्ट की अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान माननीय मोदी जी के विदेश नीति में आज के समय में इसको आप देख सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं रवि प्रताप नागवंशी, शोध छात्र, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को आमंत्रित करती हूँ। महाराणा प्रताप सिंह जी द्वारा जंगल के इस सभागार में उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, शिक्षक बंधु, शोधार्थी, मंत्री, विद्यार्थियों, मैं रवि प्रताप नागवंशी, शोध छात्र, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, जो मेरा शोध शीर्षक है भारतीय विदेश नीति के मौलिक तत्व, एक अवलोकनात्मक अध्ययन। किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है, जिसमें उस राष्ट्र के भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक तथ्यों का विशेष योगदान होता है। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना महत्व रखता है, यह भी हम बहुत ही हद तक जानते हैं। किसी भी विदेश नीति पर अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत से जब हम सबको स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तब से लेकर के आज तक हम सबका जो विदेश नीति रहा है वो सर्वोपरि रहा है। भारत की विदेश नीति की जो सफलता है, उसकी विचारधारा, उसकी सांस्कृतिक, उसकी राष्ट्रीय जो विरासत बनी हुई है, वो आज हम सबको भी देखने को मिलता है। भारत की विदेश नीति का विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत का सांस्कृतिक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। किसी भी राष्ट्र का व्यवहार अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जो मेरा टॉपिक है भारत के विदेश नीति के मौलिक तत्व, इसमें अनेक तत्व हम सबको देखने को मिलता है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक और परंपराएं, आर्थिक एवं सैन्य तत्व, अहिंसा, व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सर ने अभी बताया कि जो जैसे परिवार का एक दैनिक जीवन है, वैसे ही राष्ट्र का दैनिक जीवन है। इसका उदाहरण हम सब एक परिवार के भवन से कर सकते हैं। जिस प्रकार हम सब अपने भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र का जो अगुवा होता है, राष्ट्र का जो नेतृत्व करता होता है, वो अपने राष्ट्र का निर्माण करता है। इतना ही नहीं, जैसे कि हम सब जानते हैं, घर की बाउंड्री वाल करके अपने घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है वो राष्ट्र की सीमा का बाउंड्री वाल करके अपने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। नरेंद्र मोदी की जब स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है, तब से लेकर के आज तक हम सब विदेश नीति को देख रहे हैं। आज का जो विदेश नीति है, केवल हम सब पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग साक्षात देख भी रहे हैं। हाल ही में ही जो G20 सम्मेलन भारत में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। सभी राष्ट्र के जो नेतृत्वकर्ता थे, जो इस सम्मेलन में भाग लिए थे, जिनका वो स्वागत भी किए हैं। भारत आज ऐसे पटल पर है जिसकी सबकी नज़र इस भारतवर्ष की तरफ है। कहीं भी कोई भी युद्ध छिड़ रहा है तो सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है, अगला देश देख रहा है कि भारत इस युद्ध में अपना क्या योगदान दे रहा है, क्या भागीदारी कर रहा है और इस पर क्या विचार स्पष्ट कर रहा है। ये सब हम सबको देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता के प्राप्ति होने के बाद से लेकर के आज तक भारतीय विदेश नीति में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी परिवर्तन भी आए हैं। परिवर्तन आज के समय में भारतीय विदेश नीति एक विकसित विदेश नीति है। आज का भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आप सब जानते हैं, भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है।
और समय मात्र 3 मिनट हमको मिला था और 3 मिनट में अपना मैं शोध पत्र वाचन को समाप्त करता हूँ। एक बार मैं राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सलील कुमार पांडे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री हरकेश सर, असिस्टेंट प्रोफेसर अभिनव त्रिपाठी सर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमको ऐसा मौका दिया और मैं एक बार पुनः आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब मैं इति पांडे शोध छात्र सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से बुला रही हूँ। मैं इति पांडे शोधार्थी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु राजनीति शास्त्र विभाग इस मंच से आप सभी विद्वानजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरे आज शोध पत्र का विषय है भारतीय विदेश नीति, प्रथम पड़ोसी से विस्तृत पड़ोसी तक की प्रासंगिकता। भारत के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के द्वारा समय समय पर पड़ोसी राष्ट्रों के द्वारा अच्छे संबंधों के निर्माण पर जोर दिया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों संबंधों की जरूरतों को समझते हुए गुजराल डॉक्ट्रिन दिया गया था, जिसे भारतीय विदेश नीति में लंबे समय तक लागू करने का भी प्रयास किया गया है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा था कि हम मित्र तो बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं। यह वक्तव्य भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का सार है। भारत के दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, निर्जातीय चुनौतियों और क्षेत्रीय स्थिरता एवं एकीकरण की संभावनाओं को अच्छी तरह से समझते हुए रहा है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति वास्तव में दक्षिण एशियाई देशों की भौगोलिक स्थिति एवं उनसे जनित संघर्षों विवादों को देखते हुए तार्किक लगती है। इस शोध पत्र के उद्देश्य है भारतीय पड़ोसी प्रथम नीति से विस्तृत पड़ोसी नीति की आवश्यकता एवं प्रभाव की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, समकालीन वैश्विक परिदृश्य के अनुसार उक्त नीति की संभावनाओं का अध्ययन करना, वैश्विक राजनीतिक भूमिकाओं में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों का अवलोकन करना। इस शोध पत्र के शोध एवं संभावनाएं इस प्रकार हैं। भारत को पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने हेतु 3C कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को अपनी स्वास्थ्य पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। इस शोध पत्र का निष्कर्ष इस प्रकार है। निसंदेह पिछले 2 दशकों में भारत के समक्ष अपने विस्तृत पड़ोसियों के साथ मौजूद चुनौतियों और अधिक जटिलताओं एवं संभावित रूप से अधिक खतरनाक हो गए हैं। भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति की राजनीतिक और लोगों के परस्पर संपर्क दोनों स्तरों पर लगातार संलग्नता पर आधारित होनी चाहिए। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बृहद उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि सुरक्षाओं चिंताओं को विश्व के अन्य भागों में प्रयुक्त लागत प्रभावी, कुशल एवं विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से संबोधित करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्री अभिषेक सिंह शोधार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय। भारतीय वैश्विक परिषद सप्रो हाउस नई दिल्ली एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल बुकगढ़ गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम सत्र में मंचासीन हमारे अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, शोधार्थीगण एवं छात्र छात्राएं, आज इस जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है इसके प्रथम सत्र में मेरा जो विषय है जो मैंने लिया है वह है भारतीय विदेश नीति, प्रथम पड़ोसी नीति से विस्तृत पड़ोसी नीति तक। और इसमें मैंने जो शोध सारांश का विषय चुना है, इस शोध सारांश के विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय विदेश नीति की प्रथम पड़ोस नीति विस्तृत विदेश नीति तक का विशद विश्लेषण प्रस्तुत करना ही इस भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक एवं सैनिक क्षमताओं के संदर्भ में अत्यधिक व्यापक स्वरूप धारण करने वाला देश है।
भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित प्रत्येक पड़ोसी देश अन्य पड़ोसी देश की तुलना में भारत के साथ अधिक नैतिक, भाषाई अथवा सांस्कृतिक विशिष्टताओं का आदान प्रदान करता है। भारत के पड़ोसी देशों के भारत के प्रति जो नेबरहुड की पॉलिसी है वह अवधारणा काफ़ी संतुलित और काफ़ी संतुलन का आकार इसे प्रदान करती है। इसमें जो कुंजी ली गई है, जो विशेष, वह है सांस्कृतिक विशिष्टता, केंद्रस्थ भाव, समय सापेक्ष उपमहाद्वीपीय स्थान, हिंद महासागरीय एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में। साथ में भारतीय विदेश नीति में भारत के प्रथम पड़ोस नीति एवं विस्तृत पड़ोस नीति को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं अपनी ओर से रखना चाहता हूं। भारत द्वारा इस नीति को स्थायित्व एवं प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न रणनीतिक उपाय एवं विमर्श की आवश्यकता है, जिसमें क्षेत्रीय संगठनों को पुनर्जीवित करना, पाक प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करना, चीन के साथ पुनः संवाद स्थापित करना, आंतरिक सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना, वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग स्थापित करना, छोटे पड़ोसी देशों को और विशेषकर अपने भारत की सीमा से सटे जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर सहभागिता स्थापित करना, श्रेष्ठतम जुड़ाव के समक्ष उपस्थित कमियों को दूर करना, जल विवाद का समाधान एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना। भारत की जो प्रथम पड़ोस की नीति है से लेकर के विस्तृत पड़ोस नीति वाली विदेश नीति की गत्यात्मकता का यह पोषक भी है। भारतीय विदेश नीति क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भारतीय प्रासंगिक हितों को उचित समायोजन निर्दिष्ट करती रहती है। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दक्षिण एशिया एवं अन्य देशों के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भविष्य में भी निर्वहन करती रहे। भारत अपने प्रथम पड़ोस अथवा निकटतम पड़ोस अथवा विस्तृत पड़ोस के देशों की विषम परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करने तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अग्रज की भांति काम करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहा है। तत्कालीन परिस्थिति में स्थिर और समृद्ध पड़ोस की नीति को सुनिश्चित करने हेतु बृहत्तम दृष्टिकोण की भी आवश्यकता भविष्य में हमें पड़ेगी। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों एवं राष्ट्रहित हितों के अनुरूप भारत इस दिशा में सतत प्रयत्नशील है और भविष्य में रहेगा। आप सभी का धन्यवाद सर। अब मैं श्री वर्धन त्रिपाठी शोध छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय जी को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon everyone. I am Shri Vardhan Tripathi, research scholar from University of Lucknow. I am here to present my research paper titled Citizen-Centric Indian Foreign Policy. Indian foreign policy from traditional period has always been citizen-centric. Be it ancient India, Nehruvian idealistic foreign policy, Indira Gandhi's realistic foreign policy, P.V. Narasimha Rao and I.K. Gujrat's neighborhood first policy, or Modi government's balancing policy. But the percentage of citizen-centricism has evolved through time, and now it is at the highest level. A citizen-centric foreign policy prioritizes the needs, aspirations and welfare of nation's citizens as a fundamental component of its international strategy. Traditionally, Indian foreign policy focused on state interests, security concerns and geopolitical maneuvering. However, a citizen-centric approach integrates elements that directly benefit the populace, such as economic growth, diaspora engagement and global human security. Indian foreign policy recently influenced by growing emphasis on the needs and interests of its citizens. With the completion of 8 years, Modi government launches citizen-centric foreign policy documents. The Indian foreign policy now includes diaspora engagements, strategic economic partnerships, and a focus on global issues affecting citizens. Now the question arises, what is citizen for India? As we all know that India believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, the whole world is a big great family. And it became evident from this line of PM Narendra Modi, I will quote,
The very core of our approach is public welfare through public participation, and this public welfare is not just for India but for the entire world. India believes in good of all. The recent example is India purchasing the cheap Russian oil so that amid the Russia-Ukraine war, so that the world will not face an economic crisis and remain stable and sound. Some example of citizen-centric approach of Indian foreign policy are: first, it focuses on human security issues, global challenges, and global initiatives. India's participation in almost all the peacekeeping missions of UN shows priority of human security. Green Grid initiative taken by Indian government, whose motto is One Sun, One World, One Grid, which comes under the International Solar Alliances. Another example is several disaster relief missions launched by Indian government for the whole world. India is always the first country to provide disaster relief to the countries facing disaster. And it did not think once the country is an ally of India or not. For example, Operation Ganga, Vande Bharat, Sankat Mochan, Insaniyat, Need, etc. The most recent example is distribution of cheap COVID-19 vaccines to the world. Whether developed powerful nations took the pandemic as a means to earn money, India provides the cheap vaccine under vaccine matrix. The last example is engagement of Indian diaspora for the development of India, for the development of nation and the world. The citizen-centric approach of India enhances the role of India as a global player. This approach has tangible benefit for domestic development. The shift from traditional approach to this approach shows the evolution of Indian foreign policy. This enhances the global influence and fosters strong relations. It aligns with global trends as well as benefit of its own citizens. It will directly play a crucial role in future diplomatic strategies and domestic progress. The citizen-centric foreign policy of India is more inclusive and responsive approach to international relations. Thank you and have a very nice day. धन्यवाद श्री वरुण पाटिल। अब मैं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को में से श्वेता शर्मा को ये पंचम सेमेस्टर आमंत्रित करूंगी। वह कम से कम शब्दों में अपने बातों को रखने का प्रयास करेंगे। Good afternoon, Honorable President of the Technical Session, Indresh Kumar Sir, Vice President of this Technical Session, Dr. Pratik Kumar Singh Sir, Subject Specialist, Dr. Jitendra Misra Sir, Host of this session, Dr. Sudha Shukla Ma'am, Conveyor, Dr. Hanuman Upadhyay Sir. I am honored and delighted to be here today among you all. My name is Shweta Sharma. I am from BA 5th semester at Maharana Pratap Mahavidyalaya Post Graduation College. Today I am excited to present my research paper titled New Changes in India's Foreign Policy. India's foreign policy is not just about diplomacy. It's about creating a future where our nation plays a vital role on the global stage. In a contemporary context, India has become a country with a blend of capabilities, relationships, and conditions that allows it to aspire to influence many aspects of the evolving internal system. India's continuously growing power would driving it to emerge as a leading force in the future. Foreign Minister S. Jaishankar outlined 10 key changes in foreign policy during Mr. Narendra Modi's tenure. Establishing strong relationships with countries sharing similar ideological views, which are primarily issue-based. Properly managing relations with major powers and expanding regional and global influence. The desire to use military power resources. The defense policy has been maintained as a crucial aspect of diplomacy. Trade and investment have now become central to diplomacy. Providing
providing a strong implement action framework, strategic use of soft power, using unpredictability to advance one's position, making programmatic decisions based on risk and benefit assessment, expanding the overseas citizenship card in a more effective manner. This is the 8th decade of India's independence and it marks the current phase of foreign policy. But as Rabindranath Tagore said, simply standing by and watching the water will not help you cross the ocean. Similarly, India needs a strong mindset that can translate the national interest into actionable strategy on the international stage. India's foreign policy is based on the peaceful coexistence, meaning that India respects and supports the sovereignty and territorial integrity of other actors to establish and maintain friendly and cordial relations with them. The world is a stage and India's foreign policy is its script. Thank you. धन्यवाद मैडम। अब मैं निमेश सिंह BA पंचम सेमेस्टर छात्र। इस संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र में मंच पर विराजमान अतिथिगण तथा सम्मुख बैठे शिक्षकगण, शोधार्थी एवं छात्र छात्रा, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। मैं निमेश सिंह BA पंचम सेमेस्टर का छात्र। आज का मेरा शोध विषय भारत की विदेश नीति, रणनीतिक मुद्दे और चुनौतियां हैं। इसका शोध सारांश वाचन हेतु मैं उपस्थित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत समकालीन वैश्विक राजनीति में महान शक्तियों में से एक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्तर और उप क्षेत्रीय स्तर पर भी। स्तरीकृत वैश्विक सत्ता की राजनीति की परतों ने भारत को खुद को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह दी है। साथ ही यह सामान्य रूप से तीसरी दुनिया देश और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों के लिए वैश्विक प्रवक्ता बनता जा रहा है। 2014 के बाद से इस संदर्भ में नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि हमने अपने आज़ादी के बाद का सफर पंचशील के साथ आरंभ किया था, जो हमारे विदेश नीति के प्रमुख कारक के रूप में थे। हालांकि उस वक्त से अभी तक काफी समय गुजर चुका है और इस संदर्भ में पिछले 30 वर्षों के अंदर वैश्विक राजनीति के और भारत में बहुत से आवश्यक और महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। हमारी विदेश नीति के सूक्ष्म विश्लेषण में दो व्यापक रुझान विकसित हुए हैं, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत और बेहतर करने की आवश्यकता है, जो कि तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ पहल का समर्थन करें। सबसे पहले इसके साथ बढ़ते आर्थिक दबदबे और दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं में सहायता करने के लिए और इस प्रकार वैश्विक में निवेश विकास के लिए भारत खर्च कर रहा है। दूसरा, यह दबदबा तनाव और प्रतिद्वंद्विता बढ़ा रही है। भारत की खर्च करने की क्षमता और इच्छा ने इसमें बहुत सहायता की है, लेकिन परिणाम और असमान और धीमे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैश्विक मंच पर जैसे यूएनओ, सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, G77, गुट निरपेक्ष आंदोलन, उत्तर दक्षिण संवाद, आसियान, G7, बिस्मेट और पिछले कुछ समय में कई क्षेत्रों मंचों पर देखा गया है। समस्याएं और समाधान कुछ इस प्रकार हैं। प्राकृतिक और साथ ही कृत्रिम, कुछ मानव निर्मित और कुछ संरचनात्मक हैं। भारत शांति, भाईचारा और सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए बाधाओं को पार करने का प्रयास करता है और आगे बढ़ रहा है। यह एक रणनीतिक मुद्दा है जिस पर भारत को इस समय गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। भारत को सारे विरोधों को दबाकर खुद को एक क्षेत्रीय सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना होगा। एक बार जब यह खुद को क्षेत्रीय सत्ता के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल हो जाएगा, तभी यह वैश्विक राजनीति के एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रमुख रूप से अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गतिशीलता, नेतृत्व और उच्च व्यवहारिक दृष्टि ने भारत की रणनीतिक नीतियों के नए आयाम के लिए नए दृष्टि का निर्माण किया। उनके कार्यकाल में भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। हाल ही के रुझान इस प्रकार है। पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति में काफी बदलाव किए गए हैं। उनकी संख्या स्पष्ट रूप से इसकी घरेलू मजबूती, राष्ट्रीय हित और स्थिति होने के लाभ से संबंधित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू रणनीतिक बिंदु पर
इस संदर्भ में पहला है विदेश नीति में बदलाव आर्थिक उद्देश्यों पर आर्थिक ध्यान देने से संबंधित है। इसमें वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की तकनीकी क्षमताओं की बेंचमार्किंग अभ्यास शामिल है। एक और परिवर्तन खुद पर लगाए गए ऐतिहासिक और मानसिक बाधाओं से मुक्त होना है और किसी भी देश के साथ संबंधों को उसकी पूरी क्षमता के साथ विकसित करना है। भारत न केवल अपनी विदेश नीति में विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है शक्ति संबंधों के संदर्भ में, बल्कि व्यापार, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में भी। निष्कर्ष, मौजूदा भू राजनीति की मजबूरी के कारण एक कठिन पड़ोस में भारत की स्थिति राजनीतिक और रणनीतिक रूप में अधिक जटिल होती जा रही है। यह इसकी रणनीतिक और लगातार बदलती वैश्विक राजनीतिक स्थिति से प्रभावित मौजूदा स्थिति की मजबूरी स्थिति के कारण भारत संघर्ष करने, जीवित रहने और फिर रणनीतिक रूप में एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले खुद को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित करे। भारत हमेशा से इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं इस वादन की आखिरी कड़ी में लुसीलू विश्व जी को बुलाना चाहूँगी। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण में आयोजित इस राष्ट्र संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर अभिनंदन करते हुए मैं शीलू मिश्रा BA तृतीय वर्ष राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी अपने भारत की विदेश नीति विषय पर शोध पत्र पढ़ने हेतु उपस्थित हूँ। किसी भी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से संपन्न भारत एक विकासशील देश है। अपने सुदृढ़ ऐतिहासिक विकास में इसने अनेक जय, पराजय, उत्थान, पतन के चरण देखे हैं। प्रत्येक राष्ट्र के विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रहित है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत ने अपने राष्ट्रहितों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा को उत्पन्न करने, राष्ट्र के मैत्रीपूर्ण एवं सहिष्णु संबंधों को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने में सदैव प्रयासरत रहा है। यह भारतीय विदेश नीति की विशेषता ही है कि संकट की स्थिति में अपने आप को उभारा। किसी भी देश की विदेश नीति एक विशिष्ट आंतरिक में वायु वातावरण के स्वरूप द्वारा काफी हद तक निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त इतिहास, विरासत, व्यक्तित्व, विचारधाराएं, विभिन्न संरचनाओं आदि का प्रभाव भी इस पर स्पष्ट रूप से प्रलिखित होता है। धन्यवाद। धन्यवाद। शोध पत्र वाचन करने वाले आचार्य, शोधार्थी, विद्यार्थी सभी का हृदय से आभार है कि आपने संक्षेपण शैली का प्रयोग करते हुए विषय की पूर्णता को हम सबके समक्ष रखा और सबको अपने ज्ञान से अभिसूचित भी किया। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं इस तकनीकी सत्र में कार्यक्रम की अगली कड़ी में वीर वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु उद्बोधन हेतु कार्यक्रम अध्यक्ष प्रथम तकनीकी सत्र डॉक्टर प्रतीक कुमार सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ और अपना मार्गदर्शन ज्ञान सबका ज्ञानवर्धन करें। Respected dignitaries on the dais, Indian Council for World Affairs, New Delhi, महाराणा प्रताप PG कॉलेज, गोरखपुर, इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेक्निकल सेशन के जो फर्स्ट स्पीकर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली इंडियन फॉरेन पॉलिसी के चेंजिंग डायनेमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल दोनों है, मतलब कि कठोर होने के साथ साथ लचीली भी है। ऐसा क्यों?
हम लोगों ने बात की कि बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी या किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी से। तो किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने में, उसको निर्धारित करने में वो किस तरीके से चलेगी, कैसे काम करेगी, उसको मूल रूप से या तो उसका बेसिस होता है, उसको हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला जो होता है टेंजेबल, दूसरा होता है नॉन टेंजेबल। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी देश की विदेश नीति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। कोई भी सरकार रहे, किसी भी विचारधारा की सरकार रहे, नहीं, जैसे उस देश की संप्रभुता, देश में कोई भी सरकार होगी वो विदेश नीति के स्तर पे अपनी राष्ट्र की संप्रभुता से कभी भी समझौता नहीं करेगी। दूसरी तरफ कई सारे तत्व ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, जैसे उनका सिक्योरिटी इंटरेस्ट, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये जो सेमिनार आयोजित हो रहा है, तो अगर हम लोग देखें कि 2019 के बाद भारत की विदेश नीति में क्या क्या चेंजेस देखने को आए, वो चेंज क्यों ज़रूरी है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बेसिकली 7 पॉइंट्स में मैं जो समझता हूँ जिसको हम लोग समझ सकते हैं। पहला जो था, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, इट टर्न्स फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टीपल अलाइनमेंट। नेहरूवियन एरा में जब हम लोग नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे, उस समय उसका कुछ रेलेवेंस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आज के टाइम पे जब पूरा ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिकम मल्टीपोलर है, और जब हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम लोग ये पाते हैं कि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो अपनी ज़रूरतों को स्वयं पूरा कर सके, चाहे वो सिक्योरिटी के टर्म्स में हो, इकोनॉमिक टर्म्स में हो, चाहे फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, किसी भी टर्म्स में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो करेंट गवर्नमेंट थी उसको ये लगा कि मल्टीपल अलाइनमेंट करना पड़ेगा। मल्टीपल अलाइनमेंट के क्रम में जो एक विशेष उपलब्धि 2019 के बाद देखने को मिली है, जो कि भारतीय विदेश नीति इससे पहले कभी नहीं थी, वो ये थी कि हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम पे भारत का अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छा संबंध है और इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है। ये मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई और अन्य देश जो है इन दोनों कॉन्टिनेंट या इन दोनों कंट्रीज के साथ एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चल रहा है। तीसरा जो है वो है कि इस गवर्नमेंट ने नॉन कन्वेंशनल मेथड को यूज़ किया इन ऑर्डर टू डील विद द इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद से निपटने के लिए जो समकालीन सरकार है, इससे पहले डिप्लोमेटिक टूल्स का यूज़ किया जाता था, सॉफ्ट पावर के रूप में ट्रीटीज होती थी, डायलॉग्स होते थे, मल्टीपल विजिट्स होती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उससे आगे बढ़ करके हार्ड पावर के अप्रोच को यूज़ करके सर्जिकल स्ट्राइक, डायरेक्ट इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक टूल्स को यूज़ किया ही ये किया। जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज या डायनेमिक शिफ्ट देखने को मिला इस गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, वो था इन्वॉल्वमेंट ऑफ PIOs, मीन्स पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको कि इंडियन डायस्पोरा भी कहते हैं। जैसे कि जो विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मिश्रा सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे डायस्पोरा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है इन ऑर्डर टू फ्रेम द फॉरेन पॉलिसी। G20 का जो आयोजन इंडिया में हुआ, इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबल ऑर्डर पे एक मैसेज गया कि इंडिया जो है एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के रूप में इमर्ज हुआ है। साउथ के जो भी देश हैं, साउथ के देश कहने का तात्पर्य है कि जो भी विकासशील देश हैं वो कहीं ना कहीं किसी की आपदा, मुसीबत या विषम परिस्थितियों में इंडिया की तरफ देखने को मजबूर हैं कि वो उनके प्रॉब्लम्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, रीजनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करें, उनके समाधान के लिए गुहार लगाएं। अंतिम जो एक परिवर्तन मैं देखता हूँ करंट शिफ्ट में फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में, वो ये है कि इंडिया अब नॉर्म्स को फॉलो करने की बजाय नॉर्म्स को सेट करने में लगा। जैसे कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन था G20 का, उसमें 18 में से 17 एजेंडे वही थे जो कि इंडिया ने डिसाइड किए।
ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि रिसेंट टाइम्स में हम लोग देखें जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वर्सेटाइल हुई है, बहुत डायनामिक हुई है, बहुत डेफिनिट हुई है। डेफिनिट कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारा फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है कि स्पेस के क्षेत्र में हमको किनसे सहायता लेनी है, कैसे लेनी है, ट्रेड के क्षेत्र में कैसे, न्यूक्लियर पॉलिसी के टर्म्स में कैसे, फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में कैसे, एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म्स में कैसे, जियो पॉलिटिक्स के टर्म्स में कैसे, इन सब चीज़ों ने मिलकर के कहीं ना कहीं इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया है और कहीं ना कहीं जो विश्व के अन्य देश हैं वो भी इसी एलिमेंट्स को लेकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी को सेव करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे सर से सर को आमंत्रण करूँगी कि आएँ और अपने ज्ञान से हमें अनुसूचित करें। धन्यवाद। भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली और राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य विषय भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक के प्रथम तकनीकी सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय प्रतीक जी, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुधा शुक्ला जी और प्रतिवेदक के रूप में डॉक्टर हनुमान प्रसाद उपाध्याय जी और सामने बैठे दूर दूर से आए सभी प्रतिभागीगण, जिसमें आदरणीय प्राध्यापकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी। अभी आप लोग इस तकनीकी सत्र में जो भारतीय विदेश नीति है 19 से अब तक क्या बदलाव आया है, किन किन आयामों में परिवर्तन हुआ है, उन सारे विषयों के विद्वज्जनों के विचारों को सुना है और शोध पत्र के वाचन में भी वो चीज़ें आई हैं, उसी की पुनरावृत्ति पुनः होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं भी विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का हूँ, तो विषय से संबंधित आपसे कुछ बात करूँ, शायद उसकी पुनरावृत्ति न हो। एक सामान्य दृष्टिकोण है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आपको जानना, तो एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थियरी। ये सिद्धांत की जो मूल संकल्पना है वो ये कहता है कि यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना तो क्या जानना है? ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल इकाई राज्य है, लेकिन राज्य कोई निर्णय नहीं लेता। राज्य तो अमूर्त है, निर्णय लेता है व्यक्ति, और जब वो व्यक्ति निर्णय लेता है तब उस देश के राजनीति, उस देश के संबंध, उस देश की विदेश नीति बनती है। इस परिप्रेक्ष्य को अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो आप सोचिए कि स्टालिन के निर्णय में सोवियत संघ के भाग्य को कैसे बदला, माओ ने चाइना के भाग्य को कैसे बदला। अगर अपने ही देश को देखें तो जब शीत युद्ध का दौर था, 2 ध्रुवीय जो व्यवस्था थी, उसमें पंडित नेहरू का निर्णय कि हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे कैसे भारत को चेंज किया। इस तरह से बहुत सारे भारत में भी निर्णय हुए हैं। जो भी किसी भी देश का मुख्य प्रशासक है उसके निर्णय से तय होता है उस देश की विदेश नीति में क्या परिवर्तन। संभव है कि उस देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ उस निर्णय को प्रभावित करती हो सकता है किसी देश की आइडियोलॉजी हो, उसकी भौगोलिक स्थिति हो,
अब जैसे भारत को ही हम देखें कि 98 के बाद 2014 तक जब गठबंधन की सरकारें हैं, अस्थिरता है राजनीतिक, तो निर्णय क्या होगा। लेकिन 2014 से जब बहुमत की सरकार है तो चीज़ें चेंज हो गई हैं। उसी का दूसरा कालखंड 19 से शुरू हो रहा है। तो जितने भी पक्ष हैं, जितने भी आयाम हैं, विदेश नीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमेशा एक ही चीज़ को, हमेशा जितने भी मुख्य प्रशासक जिन जिन देशों में रहे हैं, वो सबने यही देखा है कि हमारा राष्ट्रहित कहाँ है और राष्ट्रहित को ही केंद्र में रख के निर्णय लिया है। तो उसी तरह से हमको इस विषय में भी समझना चाहिए कि 2019 से जो परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि अब जो हमारे पास 2019 में जो पावर है, जो शक्ति है, जो व्यक्तित्व है, जिसको हमने मुख्य प्रशासक की जिम्मेदारी दी है, तो वो निर्णय कैसे ले रहा है कि 2014 से लेकर 19 तक एक कालखंड उसी का है। उसने सब पर प्रयोग कर लिया है, समझ लिया है, देख लिया है कि कैसे क्या करना है। तो परिवर्तन, एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हम समझ पाए, ये उसमें दिखा कि पहले हम खुद चाहते थे, चाहे पश्चिम के राष्ट्र हो, चाहे चाइना हो, चाहे पड़ोसी राष्ट्र हो, जो भी राष्ट्र हैं, हम उनसे संबंध बनाना खुद चाहते हैं। लेकिन आज वो चाहते हैं कि भारत से हमारा संबंध हो जाए। बड़ा परिवर्तन। दूसरा, ऐसे भी देश हैं कि जो भारत से संबंध नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत इस वैश्विक मुद्दे पर क्या निर्णय लेगा। इसके वेट कर बैठे हैं कि वो जो निर्णय लेगा, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन आएगा, उससे हम अपने को सबक लेंगे या संभावनाएं ढूंढेंगे। तो ज़्यादा नहीं, हम 2-3 दृष्टांत को लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी महाशक्ति प्रारंभ से ही देखिए, आप सोवियत संघ या रूस या अमेरिका को मानते हैं। निश्चित तौर पे रूस से हमारा संबंध पुराना है, मधुर संबंध है, आज भी है। लेकिन आज रूस की उपस्थिति में ही हम अमेरिका से संबंध बना रहे हैं, जबकि वही शीत युद्ध है जब हमने उनकी बात को इनकार कर दिया। हम उससे नहीं जुड़े थे, हमने रूस से मैत्री संधि किया। आज अमेरिका से भी बना रहे हैं, रूस से है ही। दोनों के साथ संबंध बनाने का एक बड़ा परिवर्तन कि हम संतुलित विदेश नीति की ओर ध्यान दे रहे हैं। और इसमें परिवर्तन क्या है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भारतीय विदेश नीति अब रिस्क लेने वाली है, वो रिस्क ले रही है, जोखिम ले रही है कि अगर उससे संबंध खराब हो जाएंगे तो भी हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पक्ष देखिए, ज्यादातर हम लोग आपस में जो भारतीय विदेश नीति है, पड़ोसी देशों में हम 2 देशों को सिर्फ देखते हैं, कश्मीर विवाद को लेकर के या सीमा विवाद को लेकर पाकिस्तान से, और दूसरा सीमाई विवाद को लेकर के चाइना से। दोनों देशों के साथ देखिए, कभी हम पंचशील के सहारे भी चलते थे, आज भी कोई समस्या नहीं है, भारत उस परंपरागत नीति पे चलता है। लेकिन यहाँ हम क्या हो रहे हैं, आक्रामक नीति का प्रयोग कर रहे हैं। हम उनके साथ डोकलाम और गलवान में क्या किए हैं, आप सब कश्मीर वाले विवाद को लेकर भी चीज़ें कैसे बदली। तो अब जो परिवर्तन है, फिर यहाँ पे हम आक्रामक विदेश नीति की ओर बढ़े। वही रूस है जो हमारा बहुत सहयोगी है और संबंधी है। इंडो पैसिफिक रीजन को वो नहीं मानता, उसको महत्व ही नहीं देता, मानता है। लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ने अपनी स्वतंत्र खुली समावेशी नीति का काम किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और पश्चिम के जितने देश हैं, सबको पता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की उपस्थिति होनी चाहिए, और ये अपेक्षा भी रखते हैं कि वो चाइना को यहाँ संतुलित कर देगा। क्यों? क्योंकि अब अगर महाशक्तियाँ वहाँ केंद्रित हो रही हैं, उनका ध्रुवीकरण हो रहा है, तो वह उनका रूप ले सकता है। इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन को बचाने में जो मेन लीडिंग रोल है, वो भारत करे की अपेक्षा करके बैठे। अब
अभी हम लोग शोध पत्र वाचन में भी सुने स्टैंडर्ड लेवल ग्रुप पॉलिसी, विस्तारित पड़ोस नीति। अब उसमें हम सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देंगे? आसियान को देंगे। हम सार्क के महत्व को बहुत समझे हैं, काम किए हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मेरे प्राय सा संगठन। लेकिन 19 के बाद हमने क्या किया? डोमेस्टिक की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम और चीज़ों में भी बदलाव किए हैं। जैसे अभी एक शोध पत्र वाचन में पहला ही जो था, तो मैंने कहा नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट भारत या राष्ट्र ही पहले था, अब नेशन फर्स्ट के नाम, लेकिन ये नेशन फर्स्ट की संकल्पना दूसरी। नेशन फर्स्ट की संकल्पना कोई नई नहीं। अधिनायकवादी शासनों में भी ऐसा देखा गया है कि राष्ट्र ही सब कुछ, लेकिन ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति केंद्रित है, नागरिक केंद्रित है। प्रवासियों को हम जोड़ें, आओ फिर जड़ों से जुड़े, उनको भी हम ऐसा कर रहे हैं कि विदेश नीति के माध्यम से जोड़ रहे हैं। हम लोग भी इसे विचार किए। तो ये बहुत सारे आयाम हैं। G20 में आपने भूमिका देखा है। अब बहुत सारे छोटे देश जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अभी आपने देखा कि टर्की के आपदा प्रबंधन में भारत मदद कर रहा है, खाड़ी देशों के संबंध मधुर कर रहे हैं। ये सारे पक्ष किस मुद्दे पर? एक ही बात है कि भारत का जो नेतृत्व है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो मुख्य प्रशासक है, उसको निर्णय लेने में उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। परिस्थितियां तो आती जाती रहती हैं। तो पूरा अगर हम समग्र रूप से देखें तो भारतीय विदेश नीति में अब उस व्यक्तित्व के उस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम आ रहा है, जो आज हमारा प्रधानमंत्री है। लोग वेट कर रहे हैं, अगर वो रूस में गया है तो यूक्रेन में जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर क्या होगा? ऐसी विषयों की बातें हो रही हैं। तो इन सारे पक्षों को हम लोगों ने 19 के बाद एक स्टडी होनी चाहिए, और वो भी इस लेवल पे होनी चाहिए कि जो व्यक्तित्व है, जो डिसीजन लेने वाला है, वो कैसा कर रहा है। तो ये सारी बातें जो 19 से अब तक बदल रही हैं, क्या अब संभावनाएं हैं इन चीज़ों में, सारे पे चर्चा हो चुकी है। मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने बड़े धैर्य से सुना इन चीज़ों को, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत आपका आभार। अब मैं इस प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करकर मैं डॉक्टर नीरज कुमार पांडे सर से ही साथ निवेदन करूँगी कि इस तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा करने की मुझे अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका आभार। यह तकनीकी सत्र आप सभी विद्वज्जनों, सुधीजनों के आलोक में समाप्त होती है। आप सभी सुधीजन, विद्वज्जन, शोधार्थी इस तकनीकी सत्र में आए, इसके लिए मैं आयोजन समिति को महाविद्यालय परिवार से आप सभी का आभार करती हूँ, और साथ ही अपने मीडिया कर्मी, सभी कर्मचारीगण, सभी और विद्यार्थियों, शोधार्थियों सबका आभार, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। साथ ही अब इस सत्र में अपने उपस्थित हुए अपने बड़े भाई स्वरूप डॉक्टर अविनाश सिंह सर का भी मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन करती हूँ, और आप सबका पुनः बार बार वंदन, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद।